नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार फ्रॉम क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार। आज हम बात करेंगे अप्रोच टू फीवर। नाउ ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हम बहुत कॉमन डेली देखते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है तो उसको अप्रोच कैसे करें। अभी फीवर को अप्रोच करने के लिए सबसे आवश्यक है पोटेंशियली डायग्नोस्टिक क्लू। मतलब कि पेशेंट को हमको हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि बाबा आपको सिम्टम्स क्या है, क्योंकि सिम्टम्स हमको डायरेक्टली एक बता देगा कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट को पूछ सकते हैं, अगर पेशेंट हम एक सिंपल डायरेक्टली पेशेंट को पूछ सकते हैं कि बाबा क्या सिम्टम्स है आपको, तो वो अगर बताएगा कि मुझको कोल्ड है, रनी नोज है, थ्रोट पेन है, या फिर कॉफ है, थ्रोट इरिटेशन है, थ्रोट डिस्कम्फर्ट है, अ, तो ये डायरेक्टली हमको बताता है कि ये तो एकदम टिपिकल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स नोज और फेरिंग्स के रिलेटेड है। मतलब जो भी इन्फेक्शन है वो नाक में, गले में, या फिर उसका थोड़ा सा नीचे तक हो सकता है। तो ये मोस्टली तो एयरबॉर्न से होता है, जो पेशेंट खांसते हैं, छींकते हैं, उनके थ्रू उनको मिला है, या फिर मोस्टली ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि यूजुअली एक 3 से 7 दिनों के अंदर खुद ब खुद ठीक होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली पेशेंट्स को फीवर, वीकनेस, टायर्डनेस, लेथर्जी, रिड्यूस्ड एपेटाइट, ये सिम्टम्स तो 3 से 4 दिन तक तो एक्सेप्टेबल हैं ही, और ये 3 से 4 दिन के बाद में खुद ब खुद ठीक होते ही होते हैं। अभी दूसरी चीज, अगर पेशेंट बोलते हैं कि मुझको सांस लेने में दिक्कत है, खांसी है, और हम जब पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं और अगर पेशेंट को व्हीज होता है, रोंकाई होता है, या फिर चेस्ट में क्रेप्स होते हैं, इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन तो लैरिंग्स के नीचे है। तो इसका मतलब ये लंग इन्फेक्शन है, मतलब ये फेफड़ों में इन्फेक्शन है। तो हम इसको लेबल करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये भी मोस्टली वायरल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि बैक्टीरियल भी हो। तो अगर किसी पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम उससे स्टार्ट होके ये अगर फॉलो किया है, तो मोस्टली तो ये वायरल ही होगा, और ये भी एक 3 से 7 दिनों के अंदर ठीक हो जाना चाहिए। उसके लिए हमको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, कैंसर है, तो हो सकता है कि ये प्राइमरीली स्टार्ट तो हुआ हो बैक्टीरियल कह के, लेकिन बाद में वो सेकेंडरीली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण नीचे फैल गया हो, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है। तो दूसरे जो सिम्टम्स, जो अगर पेशेंट बोलेगा कि मेरा कान दुख रहा है, मेरा कान दुख रहा है, या फिर कान से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये फिर हो सकता है कि पेशेंट को सुपरेटिव ऑर्टाइटिस मीडिया हो, जो कान का इन्फेक्शन हो। तो ये एक्यूट हो सकता है या फिर क्रोनिक हो सकता है, और इसके लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। तो एंटीबायोटिक का एक 5 to 7 डेज का कोर्स होने के बाद में जो ईयर पेन है, स्पेशली अगर डिस्चार्ज के साथ में है, तो वो तो अच्छा खासा एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करता है, स्पेशली अगर व्हाइटिश या फिर येलोइश डिस्चार्ज है तो। चौथी चीज, बहुत कॉमनली जो हमको देखा जाता है, फीमेल्स में स्पेशली बहुत कॉमनली यूरिन में बर्निंग होता है। यूरिन में अगर बर्निंग है, इंक्रीज्ड यूरिन फ्रीक्वेंसी है, और जब भी पेशेंट को इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है, जब भी वो पेशेंट पेशाब करने के लिए जाते हैं, तो फोर्स तो अच्छा होता है, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है पेशाब का वो काफी कम होता है, बस थोड़ी थोड़ी यूरिन आती है, और वो रेड कलर की यूरिन हो सकती है। तो इंक्रीज यूरिनरी बर्निंग, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, गुड फोर्स, बट वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ यूरिन एंड रेड या फिर हिमाचूरिया, लाल कलर की यूरिन, ये पूरा का पूरा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन दर्शाता है, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमनली होता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमनली होता है। तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरियल ही होता है, और ये तो एंटीबायोटिक को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। अगर डायबिटिक पेशेंट्स है, बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन भी हो, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसमें बहुत कॉमनली यूरिन में फंगल एलिमेंट्स दिख जाते हैं। तो अगर फंगल एलिमेंट्स दिख जाते हैं, या फिर बडिंग ईस्ट दिख जाता है, तो ये तो दर्शाता है कि पेशेंट को कैंडिडियल इन्फेक्शन है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है, जो कि फ्लुकोनाजोल को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है।
यही यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर सपोज मेल पेशेंट्स हैं और स्पेशली अगर 50 ईयर्स से ऊपर है तो उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेटोमेगाली हो सकता है। तो प्रोस्टेट तो आपको पता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा है और प्रोस्टेट होता है यहाँ पे। तो ये जो है ये पूरा प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट बहुत कॉमनली इस यूरिथ्रा को दबाता है, इसलिए यूरिन यहाँ पे जम जाता है और यूरिन बहुत फोर्सफुली बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि प्रोस्टेट को उसको दबा देता है। तो प्रोस्टेटोमेगाली के साइंस क्या होते हैं? मेल पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, यूरिन का क्वांटिटी काफी कम रहता है क्योंकि वो तो दबा रहा है ना, यहाँ पे दबा रहा है तो यूरिन तो जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ यूरिन काफी कम होता है। यूरिन का हेजिस्टेंसी होता है। हेजिस्टेंसी मतलब क्या? ये मेल पेशेंट जाके तो खड़े रहते हैं यूरिन के लिए और बहुत समय खड़े रहते हैं लेकिन पेशाब आता ही नहीं, आएगा कैसे? इसका तो गला घोट रहा है ना, ये प्रोस्टेट जो है इसका तो गला घोट रहा है, तो पेशाब आएगा कैसे? तो थोड़ा 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 करके आता है। तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन भी बहुत कॉमनली होता है पेशेंट्स में। तो ये तो टिपिकली दिखता है 50 के बाद में, उसके पहले तो बहुत अनकॉमन होता है। तो ये तो जैसे हम ड्यूटास्टेरॉइड देते हैं तो उसको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है ये प्रोस्टेटोमेगाली। तो ये जब भी हम यूटीआई सस्पेक्ट कर रहे हैं, यूरिन रूटीन तो डेफिनेटली करना चाहिए। और यूरिन रूटीन में पस सेल्स नॉर्मल से जैसे ही ज्यादा दिख जाते हैं, स्पेशली अगर 5 से ज्यादा सेल्स दिख जाते हैं तो हम इसको लेबल कर सकते हैं कि यूटीआई है। और अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तो ऐसे स्थिति में यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी सेंड करना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज तो हमने ये देख लिया कि ये यूआरटीआई के बारे में बात कर लिया, एलआरटीआई के बारे में बात कर लिया, एएसओएम के बारे में बात कर लिया, सीएसओएम के बारे में बात कर लिया, यूटीआई के बारे में बात कर लिया। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो ये भी बहुत कॉमन है पेशेंट्स को। सडनली जैसे अगर बुखार शुरू होता है, नौशिया शुरू होता है, वोमिटिंग शुरू होता है, लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन शुरू होता है, इंडाइजेशन शुरू होता है, गैसेस शुरू होता है, ब्लोटिंग शुरू होता है, तो ये सभी के सभी सिम्टम्स बेसिकली है तो पूरे गट रिलेटेड। ये तो पूरे के पूरे गट रिलेटेड मतलब आंतड़ियों रिलेटेड सिम्टम्स है। रिड्यूस एपेटाइट, ये तो पूरा का पूरा गट रिलेटेड सिम्टम्स है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लूज मोशंस, तो ये हम डायरेक्टली लेबल कर सकते हैं कि पेशेंट को या फिर लेथार्जी है, रिड्यूस एपेटाइट है, तो ये हम कह सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस है या फिर कोलाइटिस है। तो मोस्टली ये भी बहुत कॉमनली आइदर फूड पॉइजनिंग से हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेशेंट ने एक 24 आवर्स के पहले कुछ तो खराब स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ खाया होता है जिसके कारण ये फूड पॉइजनिंग हुआ होता है। तो फूड पॉइजनिंग तो मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होता है और एक 36 घंटे के अंदर, 36 से 48 घंटे के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हाइड्रेशन ही होता है कि पेशेंट को कम से कम 3 से 4 लीटर फ्लूइड मिलना चाहिए। उसमें ओआरएस बहुत काम अच्छा करता है। तो ओआरएस का एक सैचेट हम यूजुअली 1 लीटर में मिक्स करके मोस्टली दिन में 3 या फिर 4 या फिर 5 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी खाते हैं तो लूज मोशंस उल्टियाँ बढ़ जाती है। तो कुछ भी खाएंगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, इसलिए बेटर है सिर्फ हाइड्रेट करें तो एब्डोमिनल पेन नहीं होता है, इंडाइजेशन नहीं होता है, ब्लोटिंग नहीं होता है। और ओआरएस से सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट ये भी अच्छे खासे रिप्लेनिश होते हैं और वाटर भी अच्छे से कंजर्व होता है और पेशेंट क्लिनिकली अच्छे होते हैं। बहुत कॉमनली एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस आइदर फूड पॉइजनिंग से है या फिर वायरल से है। वायरल इन्फेक्शन से भी वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और यूजुअली 3 से 5 दिनों के अंदर वो ठीक होता है। या फिर थर्ड, बैक्टीरियल, जैसे अगर एकदम वाटरी राइस वाटर टाइप ऑफ स्टूल अगर होता है तो वो हमको कॉलरा में दिखता है, जिसको डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करता है। या फिर अगर ये पेशेंट्स इसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो वो बैक्टीरियल या फिर टाइफाइड के कारण भी ये सिम्टम्स बहुत कॉमनली हो सकते हैं, जिसमें लियोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड काफी अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। अभी जैसे हमने एक और चीज थी कि एलआरटीआई में ही न्यूमोनिया भी आता है। तो एलआरटीआई और न्यूमोनिया में सिर्फ एक अंतर है कि एलआरटीआई में एक्चुअली हमको स्पेसिफिकली एक आध किसी जगह पे पैच ना भी मिले, लेकिन न्यूमोनिया जब हम कहते हैं
तो हम एक्सरे पे हम अच्छा खासा एक पैच देखते हैं। तो व्हाट इज निमोनिया? निमोनिया में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल में भी हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन का पैच मिलता है। कंसोलिडेशन मतलब जो लंग्स हैं, जो राइट में है या फिर लेफ्ट में है, वहां पे किसी एक लोब में हमको एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लंग अच्छा खासा इन्वॉल्व किया जाता है। तो व्हाट इट्स कंसोलिडेशन? इट इज अ homogeneous patch, an appearance of a homogeneous patch over normal radiolucent lung parenchyma। तो जैसे ये नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा है, उसके ऊपर हमको अच्छा खासा होमोजेनस पैच दिख रहा है, तो वो हम उसको निमोनिया कहते हैं। तो ये सब हुए फीवर के कॉजेस। इसको छोड़कर तो बाकी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को फीवर आ सकता है। स्पेशली अगर पेशेंट को डायबिटीज है, तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनिटी काफी डाउन हो सकता है। तो पेशेंट को हो सकता है कहीं पे एब्सेस हो, कहीं पे बॉइल हो, जैसे कोई पाइल्स है, फिशर है, जो कि सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हुआ हो। तो ये पस या फिर एब्सिसिस तो कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी ये है, तो उसको हो सकता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो। ट्यूबरकुलोसिस इन दैट फॉर्म, जैसे लिम्फ नोड का टीबी हो सकता है, तो लिम्फ नोड तो कहीं पे सर्वाइकल रीजन में भी हो सकते हैं, थोरैसिक रीजन में भी हो सकते हैं, नेक रीजन में हो सकते हैं, एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को सिम्टम्स क्या है वो बहुत आवश्यक है, या फिर फैमिली हिस्ट्री कुछ सिग्निफिकेंट है कि नहीं वो आवश्यक है, या फिर वेट लॉस हुआ है नहीं हुआ है, ये जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, इसको छोड़कर फीवर के जो अदर रीजंस हो सकते हैं, वो हो सकता है कि पेशेंट को कहीं पे क्लॉट हो। जैसे पेशेंट अगर स्मोकर है, हेवी स्मोकर है, अल्कोहलिक है, तो बहुत सारे पेशेंट्स को पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, वेट गैंग्रीन हो सकता है। तो इसके लिए पेशेंट का हिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा आवश्यक होता है। दूसरे जो सीजनल डिसीजेस होते हैं, जैसे फीवर में डेंगू होता है, जो कि बहुत कॉमनली हर साल बारिश की दिनों के बाद में आता है। तो डेंगू में तो मोस्टली पेशेंट को फीवर ही होता है, और जनरलाइज वीकनेस और कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो डेंगू में बेसिकली हमको पता कैसे चलेगा? तो जब भी बारिश का सीजन होता है, तो हम डेंगू के लिए डेंगू NS1 टेस्ट कर सकते हैं। तो NS1 टेस्ट करेंगे, तो वो यूजुअली बीमारी के पहले 5 दिनों में पॉजिटिव आएगा। और डेंगू NS1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए IgM, डेंगू IgM पॉजिटिव आता है, लेकिन वो 5 दिनों के बाद में आता है। तो पेशेंट को अगर बुखार है, तो बुखार के या फिर ऑनसेट से पहले 5 दिनों में NS1 पॉजिटिव आएगा, और 5 दिनों के बाद में IgM आता है। तो अगर सेकंड डे पे, थर्ड डे पे अगर हम IgM करेंगे, तो वो तो निगेटिव आएगा। और एक 7 से 10 दिनों के बाद में IgG पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। तो IgG 7 दिन के पहले नहीं आता है, IgM पहले 5 दिन के पहले नहीं आता है, और NS1 तो पहले 5 दिनों में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हमको उसी पे पता चलेगा। सेम है मलेरिया के लिए। अभी मलेरिया में बहुत कॉमनली चिल्स होते हैं। तो जब भी पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रहा है, चिल्स हो रहा है, तो दो चीजें हमको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। एक तो मलेरिया, जो कि हमको पेरिफेरल स्मीयर पे अच्छे से दिखता है। तो जब भी हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो मलेरियल पैरासाइट का एक तो एंटीजन हम चेक कर सकते हैं, जो कि किट बेसिस पे भी आता है, और इमीडिएटली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मोस्टली तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम हमको आराम से मिल जाते हैं, अगर मलेरियल पैरासाइट हम करते हैं बाय एंटीजन, या फिर हम डायरेक्टली पेरिफेरल स्मीयर पे एग्जामिन करके इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी पेशेंट बोलता है कि पेशेंट को काफी ज्यादा चिल्स है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस हो, पायरोनेफ्राइटिस हो, या फिर यूरेट्रिक कैल्कुलाई हो, या फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो। तो ऐसे पेशेंट में यूएसजी एब्डोमेन करना बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। तो अगर किसी पेशेंट का फीवर नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, तो चेस्ट एक्सरे हमको निमोनिया दिखा सकता है, हमको न्यूमोनाइटिस दिखा सकता है जिसमें पैच नहीं होता है लेकिन लंग का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, कुछ फ्रैक्चर है तो वो दिखा सकता है, कुछ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है जो लंग्स में है या फिर हार्ट में है वो दिखा सकता है। वैसे ही हम HRCT या फिर सिटी स्कैन चेस्ट करके
लिम्फ नोड देख सकते हैं, टीबी देख सकते हैं, ये निमोनिया देख सकते हैं, निमोनाइटिस देख सकते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी देख सकते हैं, फ्रैक्चर देख सकते हैं। वैसे ही यूएसजी एब्डोमेन या फिर सिटी स्कैन एब्डोमेन, इसमें भी हमको हेपेटाइटिस दिख सकता है, मतलब लिवर का इन्फेक्शन दिख सकता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस हो, हेपेटाइटिस बी वायरस हो, हेपेटाइटिस सी वायरस हो, हेपेटाइटिस ई वायरस हो। इसके कारण भी फीवर हो सकता है, जिसमें एएलटी एएसटी काफी बड़े होते हैं, या फिर एसजीओटी एंड एसजीपीटी काफी बड़े होते हैं। जैसे अगर पेशेंट को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन काफी ज्यादा होता है, इपिगैस्ट्रिक पेन काफी ज्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो पेशेंट्स अल्कोहलिक होते हैं, और उसमें भी पेशेंट को फीवर हो सकता है। किडनी में सोनोग्राफी में हमको अच्छा खासा हाइड्रोनेफ्रोसिस दिख सकता है, यूरेट्रिक कैलकुला दिख सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव बड़ा कैलकुलस दिख सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पायलोनेफ्राइटिस या फिर रीनल एब्सेस भी दिख सकता है। तो ये चीजें हमको बहुत अच्छे से सोनोग्राफी पे दिख सकती हैं। वो छोड़ के पेशेंट को जैसे आइलियम का अगर थिकनेस ज्यादा है, तो ये आईबीडी में, मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में भी हो सकता है। तो इसको छोड़कर जो और कुछ चीजें हैं, जैसे स्प्लेनिक इन्फार्क्शन है, या फिर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कुछ रेयर चीजें हैं जो फीवर बोल के तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एब्डोमिनल पेन लेके प्रेजेंट होती है, नौशिया वोमिटिंग लेके प्रेजेंट होती है। तो इतने सारे जो है, इसको छोड़कर दूसरे भी कारण है जिसमें फीवर हो सकता है, तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।